रिफ्रेशमेंट के बाद में अब स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा है। हमारा क्या, जिन लोगों ने ड्राफ्ट किया है उनको भी बहुत कन्फ्यूजन है, और वैल्यूएशन का रिलेवेंस इतना बड़ा है कि जीएसटी के केस में देखो बचा क्या प्लानिंग करने के लिए, सब कुछ कवर कर लिया उन्होंने। रेट उन्होंने बता दिया कि जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कह दिया ये 5 रेट होंगे, तो बहुत ही कम स्कोप बच जाता है इनडायरेक्ट टैक्स की प्लानिंग का। 2 ही स्कोप बचते हैं, या तो मैं इनपुट को ऑप्टिमाइज कर लूं, या मैं आउटपुट को, रेट में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वैल्यू को कहीं टिंकरिंग करके मैं कुछ अपनी लायबिलिटी कम कर लूं। देखो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है किसी भी टैक्स में कि कम से कम टैक्स पे करना पड़े, चाहे वो इनपुट बढ़ा के चाहे आउटपुट कम करके। तो आउटपुट की बात, जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशन का मतलब ऑलवेज हम आउटपुट के प्रोस्पेक्टिव में सोच रहे हैं, ना कि इनपुट के प्रोस्पेक्टिव में। वैल्यूएशन इज इन रिलेशन टू दी आउटपुट सर्विसेज, आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। तो उस पर्सपेक्टिव में कि भाई कहां वैल्यूएशन को किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, कहां से अराइव हो रहा है वैल्यूएशन। क्योंकि जब ये जीएसटी का प्रोविजन आया तो उस समय ऑब्वियसली जब वैल्यूएशन रूल डालने थे, जब फर्स्ट ड्राफ्ट मार्केट में आया जून 2016 में, तो उनको कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने जो अपने पास आज की डेट में जो वैल्यूएशन रूल्स हैं या वैल्यूएशन प्रोविजंस हैं, हमारे पास में वैट में, मेरे को पता नहीं वैट का ज़्यादा, लेकिन मनोज जी या राजेश जी बताएंगे, वैट में वैल्यूएशन रूल नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है। मतलब कोई स्पेसिफिक कंपाइल्ड कोई ऐसा सेट ऑफ रूल्स नहीं है वैल्यूएशन के लिए वैट में। कुछ स्टेट लॉ ने बताया ये इंक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड, लेकिन मोर और लेस प्रिंसिपल बेस्ड है, रूल बेस्ड नहीं है वैट का। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में अदर देन वैट, तो जैसे एक्साइज की बात करते हैं, या हम कस्टम्स की बात करते हैं, या हम सर्विस टैक्स की बात करते हैं, इन तीनों लेजिस्लेशंस में रूल का प्रोविजन है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि इन लोगों ने जब फर्स्ट ड्राफ्ट निकाला तो इन लोगों ने उस फर्स्ट ड्राफ्ट में से कहीं से कोई चीज उठाई, कहीं से कोई चीज उठाई, कहीं से एक्साइज वाले रूल लिए, मतलब कस्टम वाले प्रोविजन लिए, और सर्विस टैक्स वाले प्रोविजन लिए, उनको कंबाइन करके एक पेश कर दी चीज। लेकिन जब उनको पता लगा, जब मार्केट में जब फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, तो फर्स्ट ड्राफ्ट की जो पब्लिक ओपिनियंस एंड पब्लिक वो गए थे, तो उसमें फ्रेंड्स मैक्सिमम इश्यूज रिलेटिंग टू वैल्यूएशन थे। जो सजेशंस गए थे पब्लिक डोमेन में, मैक्सिमम सजेशंस वो वैल्यूएशन के लिए गए थे। एंड जब उन्होंने सेकंड ड्राफ्ट निकाला नवंबर 2016 में, तो उस समय वो रूल नहीं दे पाए। उन्होंने कहा इतना कंफ्यूजन है, ड्राफ्ट बन गया है लेकिन रूल क्या दें। सो मतलब आप इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का आप देख सकते हैं इंटेंसिटी, कि मतलब एक ड्राफ्ट आया, रूल दे दिए, इतना क्रिटिसिज्म हुआ उनका, इतना क्रिटिसिज्म हुआ, कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रूल्स के नाम पे नहीं सुना होगा, एक लॉ के नाम पे। लेकिन एज सून एज जब उन्होंने नया ड्राफ्ट निकाला मॉडल लॉ का, तो उस समय उनको नवंबर में रूल भी नहीं दे पाए वो वैल्यूएशन के, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो ऐसी क्या बात थी, मतलब क्या ऐसा हो रहा था? क्योंकि जीएसटी में देखो, हमने बेसिकली एक डिस्कशन किया था कि जीएसटी में लेवी चेंज हो रही है, द टाइम चेंज हो रहा है कि पहले जो प्रोसेसेस थे हमारे, मैन्युफैक्चरिंग थी, इंपोर्टेशन था, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थी, अब नाउ व्हाट इज कन्वर्टेड इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब लेवी चेंज होगी, मैन्युफैक्चर क्या होता था, मतलब जस्ट टू रिपीट, जस्ट टू टेक अ टाइम, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता था, अप एवरी कॉस्ट अप टू द रिमूवल ऑफ गुड्स from the factory. तो how can you compare the excise valuation rule with the GST valuation rule? क्योंकि वहां तो वो कहते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज बियॉन्ड द रिमूवल ऑफ गुड्स, इट इज बियॉन्ड द रिमूवल ऑफ गुड्स। एंड द सेम टाइम कस्टम में द वैल्यूएशन इज टिल द all the value relating to the goods supply till the import custom barrier, not beyond that. So how can you compare this custom rules with the GST rules?
सी सेम इज द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का जो उन्होंने निकाला था, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के केस में द लॉ इज टोटली कंफ्यूज्ड। जिस तरीके से ड्राफ्ट हुआ, बाई वे ऑफ प्रोविजन आया, फिर कहीं अबेटमेंट दे दिया, कहीं वैल्यूएशन दे दिया, फिर अबेटमेंट कम कर दिया, बढ़ा दिया, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई अबेटमेंट वैल्यूएशन का पार्ट है। जब अबेटमेंट वैल्यूएशन का पार्ट है, फिर वैल्यूएशन रूल्स क्यों आ गए? भाई सर्विस टैक्स हमें पता है कि भाई पहले उन्होंने अबेटमेंट चालू किए, वैल्यूएशन नहीं दिया, और अबेटमेंट की पहले ये कंडीशन भी नहीं थी कि भाई आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कुछ केसेस में फिर उनको समझ में आया कि नहीं ये तो हमने गलत कर दिया, फिर उन्होंने कह दिया नहीं नहीं इनपुट क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, फिर उनको लगेगा ये तो गड़बड़ हो रहा है, फिर उन्होंने वैल्यूएशन रूल्स ले आए। सो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज फार एज सर्विस टैक्स इज कंसर्न। दो एक्साइज के जो वैल्यूएशन थे और कस्टम के जो वैल्यूएशन थे प्रोविजंस, वो मोर और लेस लिटिगेशन होते होते सेटल हो चुके थे। तो जब जीएसटी की बारी आई तो सब लोगों को ये लगा, जब लॉ मेकिंग बॉडी को ये लगा कि हम वैल्यूएशन यहां से ले लेते हैं और रख देते लोगों के सामने। जैसे ही उन्होंने रखा, जून में जो पहला ड्राफ्ट आया, मतलब बम्बार्टमेंट हो गई लोगों की। बम्बार्टमेंट का मतलब बम्बार्टमेंट मतलब इस तरीके का कि यार व्हाट द हेल यू आर डूइंग, कोई रिलेवेंस ही नहीं है इन प्रोविजंस का, दे शुड बी इमीडिएटली स्क्रैप्ड एंड टेकन अवे फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। व्हाई टू डिस्कस ऑल दोज प्रोविजंस जिनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है? मतलब दैट वाज द टाइप ऑफ ड्रामा। एंड नवंबर में भी वो इसी चीज के लिए नहीं ला पाए। सो दे फाइनली कम विद द ड्राफ्ट रूल्स, ड्राफ्ट वैल्यूएशन रूल्स इन मार्च 2017, जबकि ड्राफ्ट पहले आ गया था और रूल्स भी आ गए थे। सो ये इतनी कंट्रोवर्सी है इस टॉपिक में। इस कंट्रोवर्सी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। एंड कई बार ऐसा हो सकता है कि कई चीजों के हमारे पास डायरेक्ट आंसर ना हो, क्योंकि उनके पास भी नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में हम वैल्यूएशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वैल्यूएशन के लिए मेरे को ये पैरा बड़ा एक अच्छा लगा, तो लेट अस रीड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल गिव अस द अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या है, कहानी क्या है। हाँ जी, इसमें एम्पावरमेंट है क्या वैल्यूएशन की गवर्नमेंट को? हाँ बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है, नहीं, क्योंकि आज तक ना ड्यूटी पे वैल्यूएशन का इशू आता था, हाँ टैक्स के ऊपर कभी नहीं आया था। देखो अभी टैक्स पे वैल्यूएशन अभी क्या है कि देखो वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन मतलब एक चीज तो पक्का है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पक्का लिखा है कि अगर कोई टैक्स लगाया जाएगा तो उसका मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसका मैकेनिज्म, अगर कंप्यूटेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं किया तो वो टैक्स ही इनवैलिड है। कंप्यूटेशन ठीक है सर, लेकिन वैल्यूएशन तो किसी भी ना किसी सेल टैक्स में, एंट्री टैक्स में, सर्विस टैक्स में कहीं नहीं थी। नहीं देखो, कस्टम में है, एक्साइज में, और ड्यूटी है सर, वो दोनों ड्यूटी है। सर ड्यूटी और टैक्स में कोई फर्क नहीं है। नहीं सर, मैं बताता हूं ड्यूटी और टैक्स में क्या फर्क है। कि जब हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी इज समटाइम्स, जब एक्साइज लॉ इवॉल्व हो रहा था तो उस समय जब ये होता था, इट इज एन ड्यूटी ऑफ द recipient of the goods and services to pay tax, or recipient of the goods to pay tax. It is the duty. So that is why the nomenclature comes like this. But जब भी ड्यूटी को डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और टैक्स का कंपैरिजन निकाला है, तो दे डिड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इनटू इट। सर टैक्स का क्या है ना, टैक्स सेल हो गई तो टैक्स एक्सट्रैक्ट हो गया। ड्यूटी का प्रोविजन ना क्रिएट हो जाता था, लेकिन वो ड्यूटी का वो होता था कि जब तक गुड्स मूवमेंट नहीं होंगे, लेट्स सपोज एक कैपिटल गुड है, मेरा जो वर्कर ने डेवलप कर लिया, वो मेरे से इनवॉइस करेगा, सेल टैक्स ले लेगा, एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करता था क्योंकि उसके प्राइमेसिस से आर्टिकल बाहर नहीं निकला। इसी तरह बॉन्डेड वेयर हाउस, जब तक कस्टम क्लियरेंस नहीं होती है, वो जब तक मूवमेंट नहीं आती है, कस्टम टेरिटोरियल से बाहर नहीं आता है, वो तो नहीं लगती है, वो मतलब उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है ना ड्यूटी की। तो मैं इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि वैल्यूएशन क्यों आ गई इसमें। नहीं एक्चुअली क्या है कि और एंटी प्रॉफिटिंग भी डाल दिया इन्होंने। हाँ नहीं देखो, वैल्यूएशन दोनों तरफ से मतलब प्रेस कर रहे हैं। वैल्यूएशन के लिए जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल ये कहता है कि जब भी आप कोई ड्यूटी, सेस, टैक्स, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अगर गवर्नमेंट कोई चीज इंपोज करती है तो उसका कंप्यूटेशन मैकेनिज्म कैसे प्रोवाइड करें।
अगर वो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करते, दैट विल नॉट सस्टेन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ एंड दैट हैज हैपेंड इन सो मेनी केसेस। तो इसको ऐसे ही लेके चलना, मतलब इसमें है? हाँ नहीं, वैसे भी मतलब वो कहते हैं कि जैसे अगर वैल्यूएशन नहीं हो तो वैल्यूएशन इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द टैक्सेशन, और अगर हमने डिटरमाइन नहीं किया वैल्यू क्या होगी, अगर डिफाइन नहीं किया तो टैक्स कैसे कंप्यूट होगा? तो फिर एंटी प्रॉफिटिंग क्यों डाल दिया इन्होंने? ना, एंटी प्रॉफिटिंग समथिंग एल्स है। एंटी तो वैल्यूएशन को हिट नहीं करेगा? नहीं, वो वैल्यूएशन को हिट नहीं करेगा एंटी प्रॉफिटिंग। क्यों सर? एंटी प्रॉफिटिंग का सिंपल कंसेप्ट एक है सर, कि आज जो प्रॉफिट कमा रहे हो आपको टैक्स का बेनिफिट अगर कल को मिलता है तो आप टैक्स का बेनिफिट अपने प्रॉफिट में नहीं ऐड कर सकते, आपका प्रॉफिट बढ़ना नहीं चाहिए टैक्स के बेनिफिट से। दिस इज एंटी प्रॉफिटिंग, नथिंग एल्स दैट, नथिंग मोर दैट। आप जो बेनिफिट टैक्स का आपको आज आप रेंट का, एक ट्रेडर रेंट का बेनिफिट सर मेरा टैक्स इनपुट के लिए एंटाइटलमेंट नहीं था, कल अगर वो रेंट के लिए एंटाइटलमेंट हो गया, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो दैट विल नॉट बी अलाउड। तो आप समझ रहे हो कि जो मेरी सीएसटी की परचेजेस थी, हाँ हाँ, जो मैं 2% पे करता था, हाँ, हाँ। वो सारा का सारा मुझे पास ऑन करना, पास ऑन करना कॉस्टिंग से निकाल यस के यस यस यस, वैल्यू कम करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाट। सो सर वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन कोई मतलब जैसे हम लोगों ने सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था जो हम पहले जब पढ़ते थे कि इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नो कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों ललित जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन के वैलिड हो सकता है? नहीं, वो दैट इज नॉट, मतलब एज पर लॉ, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज नॉट वैलिड विदाउट द इंग्रेडिएंट ऑफ कंसिडरेशन। सो द आइडिया इज कि कोई भी, अगर कोई एक्टिविटी दो होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू होता है, देयर मस्ट बी और देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, वेदर हिडन और ओपन, वेदर लेस और वेदर मोर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय वट एवर मीन्स। लेकिन जब कंसिडरेशन होता है दो लोगों के बीच में, तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑब्वियसली बनता है, कई बार एक्सप्लिसिट होता है, कई बार इम्प्लिसिट होता है। तो अगर एक बंदा, एक कोई कस्टमर किसी दुकानदार के पास जाके कोई गुड्स खरीद के लेके आता है, दो ही इज नॉट साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर इज एन इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट इनटू दिस, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन from one party, not from one party, from both the party, not from one party, from both the party. So with this important aspect ये कि consideration है, तो टैक्स अगर उस कंसिडरेशन पे लगता है तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कोई जो उसमें इम्प्लिसिट था, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके का ड्राफ्ट कर लूं कि जिससे मैं टैक्स को सुप्रेस करूं या टैक्स को कम करने की कोशिश करूं, एंड विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, या मेरी इंटेंशन ठीक ना हो, तो वहां वैल्यूएशन रूल्स और वैल्यूएशन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल कम इनटू प्ले। लेकिन पावर जब दी जाती है किसी तरीके की, क्योंकि एक एक्ट की पावर होती है, एक रूल की पावर होती है, रूल ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द एक्ट, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द एक्ट इन द रूल। सो विद दिस कंसेप्ट कि अगर एक्ट में अगर आपने डिफाइन नहीं किया किसी चीज को, अगर किसी इस तरीके की चीज को, तो आप वैल्यूएशन में लाके इसको नहीं कर सकते, तो वी हैव टू फोकस इन दैट डायरेक्शन। सो द आइडिया ऑफ वैल्यूएशन प्रोविजन इज दैट कि जब नेचुरल वे में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर उसकी किसी तरीके से उसको सप्रेस नहीं किया जा रहा, उसकी वैल्यू को कम नहीं किया जा रहा, या डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके अपना के उसको मैनेज करने की प्लानिंग नहीं हो रही, तब तक वो कहते हैं वी आर नो प्रॉब्लम। Whatever is in transaction value between the two persons, the supplier and the recipient, we will accept it as a value of the supply of goods and services. So with this background, we will just see कि what is there into the valuation provisions and valuation rules under GST, and then we'll come कि कोई क्या queries हमारी हो सकती हैं। We'll try to focus more and more कि भाई किस तरीके की situation थी, पहले क्या होता था, अब क्या होता है, क्या ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कई चीज़ें conclude ना करें हम, लेकिन we will try. So
क्या मतलब क्या फोकस पॉइंट होना चाहिए हमारा वैल्यूएशन करने से पहले? मैं वैल्यूएशन से मतलब जब टॉपिक आया तो मेरे को लगा यार एक सेक्शन है सेक्शन 15 एंड दैट टू ओनली हार्डली 40 लाइंस, 1 2 3 4 5 वैल्यूएशन खत्म। तो यार क्या बोले इसमें वैल्यूएशन में, समझ नहीं आया। तो उसमें मैंने सोचा कि भाई क्या क्या हम फोकस कर सकते हैं वैल्यूएशन में। सो जितना हम फोकस कर सकते हैं विल ट्राई टू कम आउट कि सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लॉ क्या कहता है और रूल क्या कहता है। पहले तो लॉ क्या कहता है और रूल क्या कहता है, और ये देख लेते हैं कि रूल इज इन कंसोनेंस विद लॉ और नॉट, एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद में जो लॉ में लिखा हुआ है, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे हम कंसीडरेशन हमें पहले से ही पता है कि जब कोई ट्रांजैक्शन होगा उसका कंसीडरेशन होता है। तो कंसीडरेशन उसका है, तो कंसीडरेशन क्या, जो कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ वही कंसीडरेशन है या कुछ और है, या कहां से पता लग सकता है वो कंसीडरेशन? तो कंसीडरेशन वर्सेस सोल कंसीडरेशन क्या इशू है जब हम देखेंगे लॉ में। अगर किसी चीज में एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन है, एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि फ्री सप्लाई है तो कैन बी सेइंग, आर बी सेइंग कि इट इज एन एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन? इट इज नॉट लाइक दिस कि जब भी हम किसी को फ्री सप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ कंसीडरेशन, नॉट इन मनी बट मे बी इन सम अदर टर्म्स, कंसीडरेशन तो कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो कंसीडरेशन एंड द प्रेजेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। भाई कंसीडरेशन दिख नहीं रहा लेकिन मेरे को ये पता है कि नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन मिल रहा है, एंड विच कैन बी परसीव्ड एंड विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी अंडरस्टूड। तो विल सी व्हाट इज डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स, कि भाई अगर किसी को डिस्काउंट दे दिया तो क्या वैल्यूएशन पे इंपैक्ट आना चाहिए, क्या अगर कोई पैसा मैंने रिकवर करना था कस्टमर से और वो बैड डेट हो गया, टैक्स भी नहीं आया, तो उसके क्या इंपैक्ट, वैल्यूएशन पर कुछ इंपैक्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देन डिस्काउंट एंड कंसीडरेशन पेड बाय द थर्ड पार्टी और व्हाट एवर मीन्स, मतलब बेसिकली क्या भाई आपने डिस्काउंट दे दिया, कुछ पैसा दूसरी तरफ से आ गया आपके पास में, विल ट्राई टू फोकस ऑन दिस पॉइंट। एंड डिफरेंस बिटवीन दी, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्साइज में वैल्यूएशन क्या है, कस्टम में वैल्यूएशन क्या है, वैट में वैल्यूएशन क्या था, और जीएसटी में क्या होना चाहिए या क्या है और क्या होना चाहिए, जिसको कि हम रूल के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा दें कि भाई यहां कहीं ना कहीं मिसिंग है चीजें। और ये जो हम बात करते हैं स्पेशल केसेस लाइक फ्री सप्लाई दे दिया, विच सीम्स टू बी अ फ्री सप्लाई। दी केसेस लाइक वारंटी दे दिया, वारंटी दे दी तो वारंटी 1 साल की वारंटी डॉक्यूमेंट हो रहा है, 1 साल तक सर्विस करनी है, इज इट अ फ्री सप्लाई? एक फ्री सैंपल देके आ गए डॉक्टर के पास, फ्री सैंपल दे दिया, इज इट अ फ्री सप्लाई? कोई अपनी गाड़ी थी, उसने गाड़ी मेरी ले ली, मेरी गाड़ी एक्सीडेंटल थी, अपनी गाड़ी दे दी शॉप वाले ने कि भाई आप यूज कर लो इसको, क्या वो रेंट चार्ज करेगा इस पे? कहां है, कैसे, मतलब ये, मतलब दिस सीम्स टू बी फ्री सप्लाई, बट व्हाट इज द फेट ऑफ दिस फ्री सप्लाईज इनटू जीएसटी? वी विल जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस इश्यूज। एंड अब सबसे पहला पॉइंट है, हम देखते हैं लॉ क्या कह रहा है, ट्राई टू सी लॉ क्या कह रहा है, एंड उसको फोकस रख के देखते हैं कि कहां हमारे क्वेश्चन का जवाब कहां मिलता है। तो लॉ ये है, पार्ट स्टार्ट होता है 15 सबसेक्शन 1, आगे लेके आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं इस स्लाइड से कि वैल्यूएशन रूल कब लगेंगे और लॉ कब एप्लीकेबल होगा। अगर कोई चीज लॉ से काम चल जाएगी तो उसके लिए वैल्यूएशन में, रूल्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो आई एम विद दिस स्लाइड, आई एम ट्राइंग टू फोकस एंड प्रेजेंट बिफोर यू कि कहां मेरा लॉ लगेगा और कहां मेरे को रूल में जाना पड़ेगा। जब हम रूल और लॉ पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से करना है हमें। सो द आइडिया इज कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में 2 चीजें हैं, मतलब दिस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू विच इज बीइंग चार्ज्ड बाय वन सप्लायर टू द रिसिपेंट इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन उन्होंने एक एक्ट में एक प्रिजम्पशन ले लिया उन्होंने कि अगर रिलेटेड पार्टीज हैं और जो प्राइस है वो सोल कंसीडरेशन नहीं है,
इसके अलावा भी कुछ हिडन कंसीडरेशन है, सोल कंसीडरेशन नहीं है, का मतलब कि जब प्राइस के साथ में कुछ वैल्यू बार्टर टाइप की, कुछ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का भी ट्रांजैक्शन, यानी समथिंग इज काइंड इज ऑल्सो कमिंग इनटू अ कंसीडरेशन। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं है कि ना तो रिलेटेड पार्टी है और प्राइस सोल कंसीडरेशन है, प्राइस का मतलब वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस मींस वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअली पेड, जो मनी, नॉट अदर देन मनी। तो प्राइस सोल कंसीडरेशन है, तो उस केस में मेरे को वैल्यूएशन रूल में नहीं जाना, क्योंकि मेरे को पता लग गया मैंने एक शॉप पे पैसे दिए 10,000 रुपए और उनसे मोबाइल खरीद लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्राइस क्या था, कंसीडरेशन क्या है, प्राइस मनी। लेकिन जब मैंने उसको पुराना मोबाइल दिया और एक मोबाइल खरीद के 8,000 रुपए दे दिए, तो क्या मैं एक्ट से वैल्यू निकाल सकता हूं? मेरे को रूल्स में जाना पड़ेगा ना भाई, वहां तो रूल ही बताएगा ना कि भाई जो पुरानी चीज मैं दे रहा हूं, अदर देन वैल्यू दे रहा हूं, अदर देन मनी दे रहा हूं, तो तब मेरे को रूल्स में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर, और इसमें कंसीडरेशन दो चीजें हो गई, प्राइस एंड काइंड। सो अगर ये चीजें, अगर रिलेटेड पार्टीज नहीं है और जो कंसीडरेशन है विच इज अ सोल कंसीडरेशन इन मनी टर्म्स, देन मेरे को रूल में नहीं जाना, एक्ट में ही मेरे को पता है कि क्या है। अगर इसके अलावा कुछ है तो आई विल गो टू द रूल्स, और जो मेरे को सेक्शन कहता है, जैसे कहते हैं सेक्शन में कहां है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर आपका ये चीजें नहीं है तो गवर्नमेंट हैज अ पावर, मतलब यू हैव टू गो टू द रूल्स, रेफर टू द रूल्स टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ द सप्लाई विच यू आर मेकिंग। तो ये इन्होंने जब वैल्यूएशन रूल्स अभी जो दिए हैं, ड्राफ्ट रूल्स दिए हैं, इसमें इन्होंने पहला रूल डाला है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। तो प्राइस अगर फुल सोल कंसीडरेशन नहीं है, पहला डल गया। दूसरा कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्संस, वैल्यू रूल में बता रखा है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड मतलब ट्रांसफर्ड थ्रू एन एजेंट, एजेंट को भी इन्होंने माना है ना कि एजेंट के बीच में विदाउट कंसीडरेशन के क्लास वो होते थे। तो जो हमारे पास जो शेड्यूल 1 है विदाउट कंसीडरेशन के ट्रांजैक्शन है ना, तो वो सारे आ जाएंगे इसमें, क्योंकि विदाउट जब कंसीडरेशन नहीं है तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन में जाना पड़ेगा। जो विदाउट कंसीडरेशन शेड्यूल में जो आइटम दे रखे हैं वो सारे इसमें आएंगे। एंड नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट, कि कोई मेरे को लगे कि कोई कॉस्ट बेस्ड मैंने कंप्यूटेशन निकाल के लेके आना है, मैं वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहा, एक रेजिडुअल मेथड दिया है कि अगर नहीं होगा तो वो, बाकी इन्होंने एक स्पेसिफिक केसेस में, जैसे यहां इन्होंने निकाला था कि एबेटमेंट वाले सिस्टम निकाले थे जिनकी फुल वैल्यू सर्विस नहीं है। जब कोई भी बंदा एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मानो एयर टिकट वाला है, अब एयर टिकट जब वो सेल कर रहा है, अगर वो टिकट की वैल्यू को सेल मान लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। इधर तो कस्टमर को कितना हैवी वो होगा अगर टिकट को वो मान लेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ द टिकट को अगर वो सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई ऑफ, तो द ट्रेवल एजेंट हु इज सप्लाइंग, हु इज जस्ट डूइंग एयर टिकटिंग, तो उस केस में स्पेशल प्रोविजंस, जहां उनको ये लगता है कि जो वैल्यू होती है होनी चाहिए सप्लाई की, वो कम से कम होनी चाहिए, या मतलब कुछ डिटरमाइनेबल होनी चाहिए। जैसे उन्होंने स्पेशल केसेस दे रखे हैं, जैसे मनी चेंजर, पैसा आया पैसा दे गया, डॉलर से रुपये में कन्वर्ट हो गया, रुपये से, वो तो 1% ले रहा है। अगर उस कंसीडरेशन, अगर टोटल ट्रांजैक्शन को अगर कंसीडरेशन वैल्यू मान लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एयर टिकट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मतलब कुछ स्पेशल केसेस जिसको इन्होंने वैल्यूएशन रूल में स्पेसिफिकली डाला हुआ है, तो उस केस में वैल्यूएशन रूल लगेंगे। और अदरवाइज जब पार्टी अनरिलेटेड है, प्राइस सोल कंसीडरेशन है, जो कि 90% ट्रांजैक्शन होते हैं, उस केस में रूल सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 विल टेल कि हाउ विल डिटरमाइन द वैल्यू। सो विल सी व्हाट इज दिस सेक्शन, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। बहुत ही छोटा एक सब सेक्शन, मतलब दिस सेक्शन है, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू। व्हाट इज अ टैक्सेबल वैल्यू? टैक्सेबल वैल्यू इज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, एक्चुअली पेड और पेबल।
कंडीशंस दो हैं, सेम कंडीशंस, कि पार्टी रिलेटेड ना हो और प्राइस सोल कंसिडरेशन हो, मतलब सोल कंसिडरेशन हो प्राइस, तब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी रिलेटेड नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है। जैसे एक एग्जांपल वैसे ही डाला हुआ है, पढ़ लिया ना, तो आगे चलते हैं। चलो, तो अब ये जो सब सेक्शन 1 कहता है, इस सब सेक्शन 1 की मतलब इसमें क्या हमने 2-3 पॉइंट्स निकाल कर लेके आए हैं कि बेसिकली देयर इज अ वेरी प्रीडोमिनेंट वर्ड इज वन इज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेकंड इज द प्राइस पेड और पेबल फॉर व्हाट द प्राइस पेड एंड पेबल फॉर द said supply, for the said supply. So price and transaction value is equal to the price paid and payable for the said supply. क्योंकि प्राइस पेड एंड पेबल किसके लिए? इट शुड बी हैव सम नेक्सस विद द सप्लाई। अगर सप्लाई से नेक्सस नहीं है उसका, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। एक सप्लाई और दो सप्लाई आपस में नेक्सस नहीं है, तो वी कैन नॉट इंक्लूड दैट वैल्यू इनटू दिस। तो तीसरा सोल कंसीडरेशन हमने डिस्कस किया है। तो प्राइस एक्चुअली पेड एंड पेबल क्या है? एक्चुअली पेड एंड पेबल है कि बेस्ड ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट हम ये डिटरमाइन कर लें कि इसका प्राइस क्या होगा। पूरा पे होता है, पार्ट पे होता है, या नहीं पे होता, पर वैल्यू वही मानी जाएगी जो डिटरमाइन हो गई, वेदर पेड और पेबल। इट विल नॉट बी लाइक कि भाई पेबल नहीं था, मतलब पे नहीं किया है तो इसको हटा देते हैं वैल्यू से। वंस द वैल्यू इज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिटरमाइन कर लिया एक पर्टिकुलर गुड्स का हमने 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया, तो वो 10 लाख का मैंने अगर 2 लाख दे दिया या 4 लाख दे दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन जब मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू डिफाइन करूंगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख, चाहे वो आपको पूरा 10 लाख रिसीव हुआ हो या नहीं रिसीव हुआ हो। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि बैड डेट्स अगर होते हैं तो बैड डेट्स के केस में यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ जीएसटी। It will be a cost the tax have to be discharged and paid whether the whole amount is not being, which is payable, is not being paid by the recipient of services or goods. So said supply nexus होना चाहिए। sole consideration मतलब price should be a sole consideration, कुछ पार्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज ये कह दी, यहां भी नहीं रुके, तो अब वो कहते हैं कि भाई ये तो बता दिया हमने, लेकिन ये भी बता देते हैं आपको कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। भाई आप इसमें कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं, भाई प्राइस तो बता दिया, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसिस्ट ऑफ, मतलब इंक्लूडेड, मतलब बाकी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कॉमर्शियल टर्म में आती है वो तो होगी, लेकिन ये स्पेसिफिक आइटम्स हैं, ये आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करने पड़ेंगे। ये दीज आर द इंक्लूजन ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो बहुत ही सिंपल है, जो कहते हैं कि जितने भी टैक्सेस हैं अदर देन द टैक्सेस, जीएसटी टैक्स में तीनों टैक्स आ गए आपके, कि जैसे मानो अगर मैं कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं, कस्टम ड्यूटी लग के आ रही है उस पर, या उस पर और कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी आ रही है, या कोई भी ड्यूटी लग के आ रही है, तो उस वैल्यूएशन के लिए, जीएसटी वैल्यूएशन के लिए ऑल द टैक्सेस विल बी इंक्लूडिंग। अगर मैं रेंट की सर्विस दे रहा हूं और रेंट की सर्विस में जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं या हाउस टैक्स है, अगर वो इंक्लूड हो रहा है और मैं कस्टमर से चार्ज कर रहा हूं, तो ये नहीं कहूंगा कि टैक्स डिस्चार्ज इट्स अ ट्रांजैक्शन मैं ले रहा हूं और पे कर रहा हूं, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड इनटू द वैल्यू। कई बार होता है कि भाई मैंने अगर इफ आई एम रेंटिंग अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं अपनी कर रहा हूं, तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, भाई 1 करोड़ रुपए का बिलिंग करनी है, मैंने 10 लाख रुपए का मेरा म्युनिसिपल टैक्स जाता है, 1 करोड़ के लिए तो सर्विस टैक्स चार्ज, मतलब जीएसटी चार्ज कर लूं, 10 लाख को उसको कह दूं भाई रिम्बर्समेंट कर दे, नॉट पॉसिबल। तो यू हैव टू इंक्लूड ऑल द टैक्सेस अदर देन दोज टैक्सेस, वॉट एवर मे बी द नेचर ऑफ दोज टैक्सेस, एक्सेप्ट दिस थिंग यू हैव टू इंक्लूड, दे आर सेइंग। द सेकंड थिंग इज any amount that the supplier is liable to pay in addition to such supply, in relation to such supply, but which has been incurred by the recipient of supply and are not included in the price actually paid and payable for the
गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। भाई सिंपल सी बात है, वो ये कहते हैं कि जो ऑब्लिगेशन रिसिपेंट का है पे करने का, और वो सप्लायर को पे नहीं करता, इनडायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को पे कर देता है इन रिलेशन टू दैट सप्लाई, तो वो इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। ऐसा डेफिनेशन में आ जाओ, जैसे अगर मैंने हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं इस चीज के, थोड़ा सा मुश्किल है ये क्लॉज, मुश्किल क्या, मुश्किल नहीं है लेकिन इसके इंप्लीकेशंस बहुत हैं। जैसे आपने कहा ट्रांसपोर्टर को सप्लाई करते हैं, अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारा आपका ये जो गुड है, मतलब ये जो गुड्स है हम आपको डिस्पैच करेंगे और इस डिस्पैच का 1 लाख रुपए की वैल्यू है इसकी, लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्रांसपोर्टर में यहां से करके सप्लायर करके भेजता है अपने पास से, और वो कहता है कि तू पैसा उससे ले लियो डायरेक्टली, गुड्स भेजना मेरी जिम्मेदारी है, पैसा उससे ले लेना डायरेक्टली, और अपनी वैल्यू में ऐड नहीं करता, वो गलत है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा रेसिपेंट और सप्लायर के बीच में ये कॉन्टैक्ट होता है कि भैया नथिंग डूइंग, मैं तो तेरे पास से आके माल ले जाऊंगा, तू मेरे को यहां तक की कॉस्ट बता दे, क्योंकि उस केस में ये हो गया कि समथिंग इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट टू द सप्लायर, बट द रिसिपेंट पेड डायरेक्टली टू अ थर्ड पार्टी। ऑब्लिगेशन सप्लायर का था। देखो जब तक ऑब्लिगेशन सप्लायर का नहीं होगा उस थर्ड पार्टी को पे करने का जो रिसिपेंट पे कर रहा है, तब तक वो ऐड नहीं हो सकता। तो आपके केस में ट्रांसपोर्ट का अगर ऐसा हो रहा है कि मेरे को पहुंचाना है तो मेरे को पहुंचाना है, अगर आप मेरे पास से आकर लेके जा रहे हो, आई हैव नथिंग टू डू विद योर, कहां से लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, टैक्सी से जाओगे, एयर से लेके जाओगे, देन इट विल नॉट बी। तो इसमें देयर में बी सो मेनी थिंग्स कि भाई एक ऑब्लिगेशन ऐसा है कि जैसे वो ये कहता है, एक और एग्जांपल देते हैं कि सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई ठीक है ये 1 लाख रुपए का आर्टिकल है, मैं तेरे को 1 लाख का बिल दे देता हूं, 10,000 रुपए मैंने सी को देने हैं, तू सी 10,000 रुपए दे देना इसके। कोई ऑब्लिगेशन, थर्ड पार्टी का ऑब्लिगेशन जो सप्लायर को पूरा करना था, और वो ऑब्लिगेशन सप्लायर रिसिपेंट को पास ऑन कर देता है, सो व्हाट एवर विल बी वैल्यू ऑफ दैट ऑब्लिगेशन वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें जो इस तरीके की चीजें हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर टैक्स लगा। देखो बेसिकली क्या है, हम वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी। अगर टैक्सेबल वैल्यू वो अपना जो सप्लायर और रिसिपेंट किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो दे आर गिविंग द गाइडेंस कि लॉ ये कहता है कि भाई नथिंग डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अगर हमें ये प्रूव हो गया कि दिस वाज द ऑब्लिगेशन, ये जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करना, ये ऑब्लिगेशन सप्लायर का था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, ये कहां से निकल के आएंगी टर्म। वैसे अगर कोई आदमी ये सोचता है कि भाई कह तो रहे हैं पर ये निकल के कहां से आएंगी टर्म्स, ये टर्म्स आपके कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आएंगी, या आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी, इंप्लाइड, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, वहां से निकल के आएंगी ये कंडीशन, तो ये वहां से टैक्सेबल होगा। सो थर्ड इज, वो कहते हैं कि भाई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सच सप्लाई। भाई सच सप्लाई जैसे फ्रेट हो गया, कमीशन हो गया, पैकिंग हो गई, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हो गई, मतलब एनीथिंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। जैसे इसके लिए एक बड़ा एक एग्जांपल, थोड़ी सी बोरियस सी फील हो रही है, चाय पी के भी खाना खा के होती थी, तो एनी हाउ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। तो अभी जैसे इंसिडेंटल के लिए बात कर रहे हैं कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट। जैसे अगर कोई एक आदमी कहता है कि इंसिडेंट, मैंने एक एसी खरीदना है, अब एसी के साथ में एक इंसिडेंटल एक्सपेंस है, क्या है, स्टेबलाइजर हो सकता है, इंस्टॉलेशन हो सकता है। इस पे आते हैं, इससे पहले एक एग्जांपल पे आते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं कि आज अगर मैं अर्बन क्लैब से कोई फर्नीचर खरीदता हूं, चाइनीज फर्नीचर कैसे आता है, अर्बन लैडर से कैसे आता है चाइनीज फर्नीचर, ये जैसे आता है, ये इतना बड़ा नहीं दिखता, इतना से दिखता है, यानी कि डिसमेंटल्ड पोजीशन में आता है, उसको असेंबल्ड करना पड़ता है। तो जब आप मानो आप कोई चीज, आपने बेड खरीदना है, आप बेड लेने गए, पता लगा आपके यहाँ गत्ते का डिब्बा आ गया इतना बड़ा, करो बेड कहाँ है भाई, बोला अभी बनाते हैं। तो आइडिया ये है कि अगर इस तरीके के आपका जो बिजनेस है इस तरीके का है कि जहां सप्लाई तब मानी जाएगी जिस चीज को आपने खरीदा वो दिखे आपको, गत्ते का डिब्बा ना दिखे,
तो उस केस में अगर आप ये कहते हो कि भाई ये बेड है 30,000 का है, लेकिन इसके इंस्टॉलेशन हम आपको 5,000 रुपये अलग से चार्ज करेंगे, नथिंग डूइंग, एड इंस्टॉलेशन इनटू इट, क्योंकि बेड तो उसको वहीं जाके दिख रहा है भाई, बेड तो उसको इंस्टॉलेशन के बाद में दिख रहा है ना। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को उन्होंने दो तरीके से किया, या तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहा हो आपका, या आपकी कस्टमरी जो जो प्रोविजंस हैं जैसे सप्लाई के, कि भाई सप्लाई तभी मानी जाएगी जब वो चीज उसको दिखाई देगी। एसी के केस में जनरली क्या होता है, एसी के केस में कंपनीज ये कहते हैं कि भाई हम इंस्टॉलेशन साथ में देते हैं, और डीलर कह रहा है कि भाई ठीक है मैं एसी का बिल अलग कर देता हूं क्योंकि 40% पे, इंस्टॉलेशन का अलग कर देता हूं तेरे को, और इसमें तेरे को डिस्काउंट दे देता हूं बिल में। भाई नथिंग डूइंग, कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है इंस्टॉलेशन। तो अगर आप इंस्टॉलेशन के अलग से चार्ज कर रहा है सेम सप्लायर, अगर वो थर्ड पार्टी को अगर सप्लाई करवा देता है, थर्ड पार्टी को पे कर देता है, तो फिर वो सेकंड क्लॉज में भी कवर हो सकता है। तो मतलब बेसिकली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मतलब ये देखना है कि भाई क्या इंक्लूड करना है हमने, क्या एक्सक्लूड करना है। इंपैक्ट ये होगा कि अगर हमने कोई चीज इंक्लूड नहीं की और वो इंक्लूडेबल थी, तो ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट, लायबिलिटी एंड एवरीथिंग हैज टू बियर विद अस। सो ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गया। एंड थर्ड इज हो गया, जैसे आप बात कर रहे थे, बड़ा अजीब सा लगता है, इंटरेस्ट, लेट फीस। इंडिया में तो कल्चर है यार, इंडिया में तो नहीं भरता नहीं है, लगने में मजा आता है, भरना तो है ही नहीं ना भाई। लगा ले, जैसे सारे बिल्डर हैं एक दूसरे पे लगाने लग रहे हैं, बिल्डर कस्टमर पे लगाने लग रहा है, कस्टमर कह रहा है डिलेड पोजीशन का मैंने भी लिख दिया तेरे नाम की चिट्ठी। तो लग रहा है, और ये कभी नहीं हुआ कि भाई इन्होंने मतलब जीएसटी में किस तरीके से ड्राफ्ट किया है चीजें। देखो पहले तो हमने सर्विसेज में ही देखा था ना, अगर 3 महीने में पेमेंट नहीं किया भाई वापस कर, टैक्स वापस दे दे। मतलब अब वो कहते हैं रिवर्स नहीं करना, आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर वापस दे मेरे को टैक्स। मतलब दे आर बिकमिंग पुलिस, मतलब पुलिस ऑफ अ बिहेवियर बिटवीन द सप्लायर ऑफ सप्लायर, मतलब रिसिपेंट एंड सर्विसेज सप्लायर। इसी केस में, इस केस में भी वो कहते हैं कि भैया लेट फीस अगर करोगे तो हम ऐड कर लेंगे सप्लाई में, लेट मत करो। पता लगा बैंक से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उस पर तो जीएसटी लग नहीं रहा, और सप्लायर ने अगर इंटरेस्ट लगा दिया तो 18% की चपत और लग गई। सो वी हैव टू सी कि सप्लायर से क्रेडिट नहीं लेना है, बैंक से क्रेडिट लेना है। उसमें जीएसटी लगा दो, उसमें जीएसटी लगा दो। तो हमें भी मतलब देखो हमारा इंटरप्रिटेशन इसके लिए ये है, हमें ये देखना है कि ये प्रोविजन हमारे क्लाइंट को कहां हिट होता है। हमारा क्लाइंट कहता है यार कुछ नहीं है, वो 8% की ब्याज लगाता है कस्टमर, मतलब सप्लायर, इसी से ले लेते हैं 12, और यहाँ मेरे को बैंक से मिलता नहीं है, सप्लायर से ले लेते हैं। लेकिन सी कि इंटरेस्ट पे अब आपको जीएसटी लगेगा, अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है फिर तो कोई पंगा है ही नहीं। अगर देखो हमें हर कस्टमर के हिसाब से जब हम प्लानिंग करेंगे, किसी क्लाइंट के बारे में सोचेंगे, तो इस तरीके से सोचना है, अगर क्रेडिट मिलना है तो प्लानिंग अलग है, अगर क्रेडिट नहीं मिलना तो भैया रोक दो इसको। तो ये इस तरीके का प्रोविजन है। और हमने ये टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई में इससे रिलेटेड क्या क्लॉज था, टाइम ऑफ सप्लाई में लेट फीस से रिलेटेड एक क्लॉज था, क्या था। हाँ मतलब ये नहीं, मतलब उन्होंने कहा, इंडिया वालों ने कहा, बिजनेस फोरम ने कहा गवर्नमेंट से, सर क्या कर रहे हो, ये मरवाओगे। अगर कस्टमर को ये बिल पे लिख के ना दें कि ब्याज चार्ज होगा 24% का, 30% का, तो खा जाएगा, कस्टमर देगा ही नहीं। लेकिन ब्याज नहीं आता कभी, कहते ऐसी बात है, तो लो डाल दिया क्लॉज, जब रिसीव कर दोगे तब तो दे देना, पहले नहीं था ये। तो मतलब ये थोड़ा सा इन्होंने रीजनेबल बनाया है, तो ये डाल दिया। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्सिडीज, अगर कोई सब्सिडीज मिल रही हैं, कब, कौन सी सब्सिडीज, वैसे सोचें किस तरीके की सब्सिडीज, विच इज बेस्ड ऑन प्राइस अदर देन सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो सब्सिडीज में जनरली सब्सिडीज का क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है, जैसे गैस का सिलेंडर है, वो ये कहता है कि भाई
700 रुपये का है, लेकिन 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, आपको 400 रुपये मिल जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, वो आपको 300 रुपये में ही मिलता था, 400 रुपये की सब्सिडी मिल जाती थी। अब क्या होता है, अब 700 का मिलता है और 300 रुपये आपके 400 रुपये जो भी सब्सिडी के बैंक में चले जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये जीएसटी में एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन एग्जाम्पल है प्राइस के लिए। अगर इसी तरीके से मैं दूसरा मान लेता हूं कि अगर कोई एनजीओ अगर आपको कोई सब्सिडी देते हैं, जैसे जैसे कहते हैं कि भाई जो गैस जो सोलर चूल्हा है, सोलर चूल्हा अगर आप खरीदोगे तो जो डीलर है वो डीलर को सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी के वजह से उसको तो कॉस्ट कर रहा है वो 400 रुपये का, लेकिन बेच रहा है 200 रुपये का, वो 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। तो अगर वो सब्सिडी प्राइस बेस्ड किसी थर्ड पार्टी से मिल रही है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उसकी वैल्यू में शामिल होगी, जीएसटी 400 पे लगेगा। लेकिन सब्सिडी अगर कोई आपको ऐसी मिल रही है कि भाई इस एरिया में इस एरिया बेस्ड है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड सब्सिडी है, तो वो इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है, तो वो सब्सिडी कोई ऐड नहीं होगी इसमें है। टारगेट अचीव नहीं, डिस्काउंट पे नहीं आए सर, अभी सब्सिडी की बात कर रहे हैं। डिस्काउंट नहीं, वो सब्सिडी नहीं है। टारगेट अचीव करने, सब्सिडी मींस समथिंग नहीं मिलेगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। समथिंग इज गिविंग अ बेनिफिट टू प्रमोट सर्टेन थिंग्स, बेनिफिट गिवन बाय मेनली गवर्नमेंट टू प्रमोट अ सोशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, नॉट द कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, सोशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो सब्सिडी क्लियर है। तो ये चीजें इंक्लूड है। एक्सक्लूड क्या है, लोग कहते हैं हम तो डिस्काउंट बहुत सारी देते हैं। अगर डिस्काउंट देते हैं तो भाई ठीक है, डिस्काउंट दो, कौन मना करता है भाई। दो ही चीजें होनी चाहिए कि पार्टीज रिलेटेड नहीं होनी चाहिए और सोल कंसिडरेशन होना चाहिए प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना हम बताएंगे कौन सी डिस्काउंट, मतलब वो लॉ कहता है हम बताएंगे, तुम तो पता नहीं किस किस तरीके की डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, एक्सेट्रा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और एक्सेट्रा। बाद में पता लगा किसी का मन किया वो बिल में एडजस्टमेंट करना तो डिस्काउंट डाल दो। ईयर एंड पे कभी प्लानिंग करनी पड़ी किसी क्लाइंट के साथ में, वो कहता है यार एक काम कर, एक डेबिट नोट रेज कर दे, पूरा प्राइस डिफरेंस एक्सेट्रा ये डिस्काउंट का, सप्लीमेंट्री इनवॉइस। लेकिन सप्लीमेंट्री इनवॉइस फ्रेंड्स, अगर वो प्राइस इनवॉइस से कौन सी डिस्काउंट जो अलाउड है डिस्काउंट, उसी को डिस्काउंट का करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। कौन सी डिस्काउंट अलाउएबल है वो हम देखते हैं, जो इसी में मतलब सेक्शन 15 में ही बताता है। सेक्शन 15 में हम क्लॉज सब सेक्शन 1 जो कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, सब सेक्शन 2 कहता है कि इंक्लूजन्स क्या है, सब सेक्शन 3 कहता है कि एक्सक्लूजन्स क्या है। तो एक्सक्लूजन में वो डिस्काउंट की बात करते हैं, और डिस्काउंट में वो एक फंडा है। देखो जीएसटी में आगे जहां जहां हम चलेंगे, जो चीजें इनवॉइस बेस्ड होंगी उनके बेनिफिट या ऑब्लिगेशंस आपको पास ऑन होंगे। जो इनवॉइस बेस्ड हम अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो चीजें जीएसटी में नहीं चलेंगी, क्योंकि कहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन कर दिया है, इसलिए कंप्यूटर को जैसे बताना पड़ता है वैसे बताना पड़ेगा। कंप्यूटर ऐसा नहीं समझेगा कि भाई जैसे हमने एजिंग निकालनी होती है, पेमेंट आया किसी का, हम क्या करते हैं इनवॉइस वाइज डालेंगे तो एजिंग निकल जाएगी, इनवॉइस वाइज नहीं डालेंगे तो एजिंग नहीं निकलेगी। इसी तरीके से वो कहते हैं कि डिस्काउंट अगर है, अगर वो इनवॉइस से रिलेटेड है, इनवॉइस के से आइडेंटिफिएबल है, वो अलाउड है। और उसकी भी दूसरी कंडीशन ये है कि वो बिफोर मेकिंग सप्लाई नोन होनी चाहिए सप्लायर को और रिसिपेंट को। क्या क्या इंप्लीकेशन है इस डिस्काउंट का? तो इस डिस्काउंट का इंप्लीकेशन क्या हो सकता है सर? अगर कोई डिस्काउंट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक दो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आजकल क्या होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट्स बिक रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई आप टारगेट कर लो, करते जाओ, जब हमारा मन होगा या एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम आपको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट, मतलब 10% डिस्काउंट दे देंगे जो भी आपने टर्नओवर खरीदा है। तो क्या ये डिस्काउंट अलाउ होगी इसमें? ये अलाउ होगी कि नहीं होगी? एनीवन? सर कह रहे हैं होगी, होनी चाहिए। और कोई पीछे से
ई कॉमर्स वाले भी ऐसे डिस्काउंट कहते हैं, ज्यादा दिक्कत है। तो मतलब जो हमें प्रोविजन बता रहा है वो ये कह रहा है कि सप्लाई होने से पहले ये तय होना चाहिए कि इस तरीके की कोई डिस्काउंट मिलेगी। तो जो हमने अभी क्वेश्चन पूछा उसमें कहा कि भाई अगर आप 10 लाख रुपए का टर्नओवर अचीव कर लोगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे जो भी प्राइस है, क्योंकि ये सप्लाई होने से पहले डिटरमाइन हो गया होगा तो मिल जाएगी 100%, और ये जनरली पहले ही होता है। लेकिन वो डिस्काउंट क्या कि जिसमें पता होता है यार बंदा पहले तो कोई टर्म्स कंडीशन फिक्स की नहीं, उसके बाद में पता लगा कि भाई इनका काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो मन में आया यार आपको तो कुछ बेनिफिट देने का मन कर रहा है, लो भाई इनके बिल पे एक 10% डिस्काउंट दे दो। ये होगी कि नहीं होगी? विच इज नॉट, मतलब ईयर एंड में पता लग रहा है। नहीं बिल पे नहीं दे, नहीं वो कह रहा हूं पीछे पुरानी सप्लाईज पे दे दिया सारी पे, और मार्च में दे दिया, मार्च में दे दिया, तो वो डिस्काउंट की शेप में नहीं हो सकती। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट सब सेक्शन 3 कहता है कि ओनली 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड, कि जो इनवॉइस बेस्ड हो, जैसे इनवॉइस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट डाल दी, इनवॉइस पे डाल दी तो फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी की डाल दो, कोई बार नहीं है सर इस पे। आपको 10% दिया, इनको 20% दे सकता हूं, सेम टाइम पे, सेम टाइम पे, सेम ट्रांजैक्शन, मतलब सेम सप्लाई पे। बार्गेनिंग पावर है ना अलग अलग, दे कैन नॉट चैलेंज इट। पहले उन्होंने डाला था, पहले उन्होंने ये डाला था कि अगर कोई चीज लॉ में होती है तो वो अपेरेंटली हमें ठीक नहीं लगती तो हम इसको उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आई एम फिट, फुल फिट इनटू द लॉ। ऑफिसर के पास में कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू है, यस मेरा बिजनेस कंसिडरेशन है इनके साथ में, आई हैव बिजनेस कंसिडरेशन, कल को ये ज्यादा सप्लाई करेंगे, ये मेरा दूसरी चीज व्हाट एवर मे बी द कंसिडरेशन एस्टेब्लिश, अगर उसके साथ में ये होता है कि दे कैन नॉट डिनाई दिस, मल्टीपल लेवल ऑफ सप्लाई, एक ही ट्रांजैक्शन पर मल्टीपल सप्लाई, दे कैन नॉट डिनाई इट। तो फ्रेंड्स ये एक